हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री। ये आपके एनसीईआरटी का 5th चैप्टर होगा और ये पूरा का पूरा चैप्टर एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें कहीं पर आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आना है। हालांकि न्यूमेरिकल के कुछ फॉर्मूला हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको फर्दर कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल बोर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो आपको इस चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल आने वाला नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग मिक्सचर के पार्टिकुलर टॉपिक की ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। और हमें क्या डिस्कशन करना होगा, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिक्सचर कितने तरह के होते हैं। तो हमें पता है कि मिक्सचर बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। अगर हम पार्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ होमोजेनस मिक्सचर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो होमोजेनस मिक्सचर होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सारी चीज़ें एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में हर जगह पर क्या हो, मिक्सअप हों। जैसे कि इसका अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो हम ले सकते हैं वाटर का और शुगर का। ये इस चीज़ों को मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग बेसिकली क्लास 8th में, क्लास 9th में इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। बस मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो बेसिकली अगर हम होमोजेनस मिक्सचर की बात करें तो होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में कुछ इस तरीके से मिली होती हैं कि सॉल्यूशन के हर एक पार्ट में उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स होता है या एक डिफिनिट प्रोपोर्शन होता है। या अगर हम बहुत ही कह सकते हैं कि सिंपल वे में बात करें तो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें इस तरीके से मिक्सअप होती हैं कि हम फाइनल स्टेट देख करके हम ये नहीं बता सकते कि इसमें कितनी चीज़ें मिक्सअप हैं या कुछ मिक्सअप भी है या नहीं मिक्सअप है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं तो लाइक अगर हम मान लेते हैं कि पानी में मैंने शुगर को डिसॉल्व कर लिया है, वाटर के अंदर मैंने क्या डिसॉल्व कर रखा है, शुगर। तो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट को हम देख करके ये नहीं बता सकते कि इस वाटर के अंदर पहले से शुगर डिसॉल्व है या नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स, ठीक है, या होमोजेनस सॉल्यूशन। बेसिकली इस होमोजेनस को हम दूसरा जो नाम देते हैं, हम इसको एक दूसरा नाम और देते हैं, कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। क्या हम बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेने की बात करूं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें हेट्रोजेनस मिक्सचर्स की, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। इसका जो सबसे पहला वाला पार्ट है दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, और जो इसका तीसरा वाला मतलब हेट्रोजेनस का दूसरा या मिक्सचर का तीसरा पार्ट दैट इज बेसिकली सस्पेंशन। और अब अगर हम इन दोनों की डिटेल में बात करें तो भाई कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, अगर हम इसको ट्रू सॉल्यूशन से कंपेयर करते हुए पढ़ें तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको 3 चीज़ों का मिक्सचर दूं, सबसे पहला मिक्सचर शुगर सॉल्यूशन, मतलब कि शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया गया। दूसरा सॉल्यूशन जो है वो स्टार्च को वाटर में डिसॉल्व किया गया, और जो तीसरा जो सॉल्यूशन है उसको मैंने सैंड को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश की। तो जो सबसे पहला आएगा शुगर, तो शुगर वाटर में कुछ इस तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा कि जो हमको रिजल्टेंट देखने को मिलेगा वो रिजल्टेंट जो है वो क्या है, आपको ये नहीं गेस कर पाएंगे आप उसे देख करके कि आपने इसके अंदर पहले से कुछ मिला रखा था या नहीं मिला रखा था। तो वो एक तरीके का ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा, और रिजल्टेंट देख करके हम ये नहीं बता सकते कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्सअप हैं। बट अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, इसमें जब हम किसी चीज़ को डिसॉल्व करते हैं या मिलाने की कोशिश करते हैं तो जो आपका रिजल्टेंट आता है ये पूरी तरीके से प्योर जैसा नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम वाटर के अंदर स्टार्च मिलाएंगे तो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो बिल्कुल वाटर जैसा मिलेगा। हमको ये चीज़ बिल्कुल देख के पता चलेगी कि उसके अंदर मैंने कुछ ना कुछ चीज़ रिजॉल्व की है। तो अब देखिए, अब हम रिजल्टेंट को देख करके कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई अगर जिस चीज़ को मैंने मिलाया अगर वो बिल्कुल ना डिसॉल्व होती तो वो नीचे जाके सेटल हो जाती। अगर कोई चीज़ बिल्कुल नहीं डिसॉल्व हो रही और वो नीचे जाकर के सेटल हो जा रही है तो हम उसको बोलेंगे सस्पेंशन। मतलब सस्पेंशन में जिस चीज़ को हम मिलाते हैं वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता, वो नीचे जाकर के क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। और अगर वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया तो अब हमें दिखाई ही नहीं देगा, हमें केवल सॉल्वेंट सा दिखाई देगा। तो हम ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोलेंगे, होमोजेनस सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। बट अगर इसके बीच का केस आ गया, मतलब वो वाटर के साथ मिल तो गया है पर वो हमें दिखाई भी दे रहा है और उसका जो प्रोपोर्शन है वो पूरी तरीके से फिक्स भी नहीं है,
तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन कब कब बनेगा, और इसी कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है। बेसिकली अब अगर हम बात करें कि कोलाइडल सॉल्यूशन कब बनेगा और कब ट्रू सॉल्यूशन बनेगा और कब सस्पेंशन बनेगा, तो हम आपको थोड़ी देर के लिए मिक्सचर में हम ये कह लेते हैं कि लाइक इमेजिन करिए कि आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ पर बाइनरी कंसीडर करेंगे, मतलब कि दो लोगों को मिला रहे हैं। तो अगर जिस चीज़ को हम मिला रहे हैं, जिसमें मिला रहे हैं, तो जिसको हम मिलाते हैं वो हम सल्यूट कहते हैं, और जिसमें मिलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। लेट अस कंसीडर दैट जो आपका सल्यूट है, जिसको हम सॉल्वेंट के अंदर मिला रहे हैं, उस सल्यूट के पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है। मीन्स क्या है कि पार्टिकल का जो साइज है वो क्या है? लेस देन 1 नैनोमीटर। तो अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा तो वो क्या बनाएगा? होमोजेनस मिक्सचर बनाएगा। और अगर उसी पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाता है बट 1000 नैनोमीटर से छोटा रहता है, मतलब जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है, तो वो वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व भी नहीं हो पाएगा और पूरी तरीके से वो नीचे सेटल भी नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है। मतलब जो पार्टिकल का साइज होगा वो इन बिटवीन कहीं ना कहीं पर 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगा। और अगर हम सस्पेंशन की बात करेंगे तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज होता है, किसका पार्टिकल साइज? सल्यूट का पार्टिकल साइज। जो सल्यूट का पार्टिकल साइज होता है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। अब अगर हम बात करेंगे कि भाई ऐसा साइज से क्या हो जा रहा है, तो थोड़ी देर के लिए इसको हम फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक अगर मैं इस शर्ट की बात करूं तो हो सकता है कि ये आपको शर्ट, या आप जो अपने शर्ट पहने हुए हो, ये आपको बहुत नीट एंड क्लीन दिखाई दे रही हो। बस लेकिन कहीं ना कहीं पर इस शर्ट के बीच में जो पोर्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं पर जाकर के डस्ट फंसा हुआ है। लेकिन जो पोर्स की साइज है वो डस्ट की साइज से बड़ी है, और उस पोर्स के बीच में जाकर के डस्ट क्या हो जा रहा है? छिप जा रहा है। तो हमें डस्ट नहीं दिखाई दे रहा, और अगर डस्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या कहते हैं? ये शर्ट साफ है। बट अगर इसी पोर्स में कंटिन्यूअसली जाकर के डस्ट डिपॉजिट होता रहे, डिपॉजिट होता रहे, डिपॉजिट होता रहे, तो डस्ट वहां पर क्या करेगा? कह सकते हैं एक तरीके का इकट्ठा होकर के एक बड़ा पार्टिकल फॉर्म कर लेगा, और वो बड़ा पार्टिकल अब उस पोर्स में छुप नहीं सकता, तो वो हमें दिखाई देगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर जो पोर्स है जिसमें जाकर के पार्टिकल को छुपना है, अगर पार्टिकल का साइज पोर्स से छोटा है तो वो जाकर के छुप जाएगा और हमें दिखाई नहीं देगा। अगर दिखाई नहीं देगा तो वो ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। मतलब कहीं ना कहीं पर पार्टिकल का साइज अगर 1 नैनोमीटर से छोटा है तो वो वाटर के पोर्स के बीच में जाकर के छुप सकता है और ट्रू सॉल्यूशन बना सकता है। बट अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा तो वो पूरी तरीके से छिप नहीं सकता, वो हमें दिखाई देगा और अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी क्या करेगा? शो करेगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि वो क्या फॉर्म कर रहा है? कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। और पार्टिकल का साइज किसके बीच में लाई करेगा? तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। और हम इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? स्टार्च सॉल्यूशन। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे कि भाई पार्टिकल का साइज अब इतना बड़ा हो गया है कि वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो गया है, तो अगर पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाएगा तो अब उसके ऊपर ग्रेविटी का असर पड़ने लगेगा, और अगर ग्रेविटी का असर पड़ने लगेगा तो वो नीचे सॉल्यूशन के सेटल हो जाएगा और वो पोर्स के बीच में छिप नहीं पाएगा। और अगर छिप नहीं पाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? सस्पेंशन बोलेंगे। मतलब सस्पेंशन में कहीं ना कहीं पर 1000 नैनोमीटर से ऊपर का पार्टिकल का साइज होता है। तो कुल मिलाकर के हमको इस चैप्टर में कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। और अब हम एक चीज जान चुके हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का पार्टिकल का साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। अब यहाँ पर पूरे इंट्रोडक्शन के बीच में मैं आपको बार बार इस सॉल्यूट का नाम ले रहा था और बार बार सॉल्वेंट का नाम ले रहा था, क्योंकि अभी तक आप इसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नाम से परिचित थे। पर कोलाइडल सॉल्यूशन में हम कभी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम नहीं एक्सेप्ट करते। हम सॉल्यूट की जगह पर कोई एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं और सॉल्वेंट की जगह पर भी हम कोई एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं। तो हम यहां पर कहते हैं सॉल्यूट को डिस्पर्ज फेज और सॉल्वेंट को डिस्पर्जन मीडियम। तो अब यहां पर मैं क्या लिख दे रहा हूं? यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज। मतलब अब जहां जहां पर आप सॉल्यूशन में सॉल्यूट यूज करते थे वहां पर आप कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या यूज करोगे? डिस्पर्स्ड फेज। और जहां जहां पर आप वहां पर सॉल्वेंट यूज करते थे, अब उस सॉल्वेंट की जगह पर आप क्या यूज करोगे? डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम।
ठीक है। तो अब सल्यूट की जगह पर डिस्पर्ज फेज हो गया और सॉल्वेंट की जगह पर डिस्पर्जन मीडियम हो गया। तो अब बात यह आ गई कि आपको यह समझ में आ गया कि भाई अगर सल्यूट यानी कि डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा और हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा, होमोजेनस मिक्सचर नहीं बनाएगा, ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब बात आती है कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन किन किन स्टेट्स ऑफ मैटर से मिलकर के बन सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई हमारे पास यहाँ पर कुल मिलाकर के 8 ऐसे स्टेट हैं जो हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बना सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बताना चाहूंगा। लाइक अगर मैं बात करूं डिस्पर्ज फेज की और डिस्पर्जन मीडियम की, मतलब कहीं ना कहीं पर डिस्पर्ज फेज इज नथिंग बट सल्यूट एंड डिस्पर्जन मीडियम इज नथिंग बट सॉल्वेंट। तो अब अगर मैं बात करूं सल्यूट और सॉल्वेंट की, तो जो सल्यूट है वो बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है, और डिस्पर्जन मीडियम में भी सॉलिड लिक्विड गैस एंड सॉलिड एंड लिक्विड गैस। मैंने क्यों नहीं लिया है मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करूंगा। तो लाइक अगर मैं सॉलिड को सॉलिड के अंदर मिलाऊं या सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिलाऊं या सॉलिड को गैस के अंदर मिलाऊं, मतलब मैंने सॉल्यूट यानी कि डिस्पर्ज फेज फिक्स कर दिया है सॉलिड। अब डिस्पर्जन मीडियम में चेंज करता रह रहा हूं, सॉलिड को सॉलिड के अंदर, सॉलिड को लिक्विड के अंदर, सॉलिड को गैस के अंदर। तो जब कभी भी सॉलिड सॉलिड के अंदर मिलेगा तो फॉर्मेशन क्या करेगा, सॉलिड सॉल की। और सॉलिड सॉल का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं लाइक जेम स्टोन, जो आप जनरली आपके क्या कहते हैं फादर या मदर कहीं ना कहीं पर वो किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके एक रिंग बनवाती हैं, जिस रिंग में अलग अलग तरीके के स्टोन्स लगे रहते हैं, लाइक मूंगा, चांदी और पता नहीं कितने, इसके बारे में मुझे बहुत डिटेल नॉलेज नहीं है, बट उन स्टोन्स को हम क्या बोलते हैं, जेम स्टोन्स। ठीक है। बट अगर मैं सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करता हूं तो उस केस में हम सॉलिड सॉल का नाम नहीं देंगे, हम इसको नाम देंगे सॉल। और इसी सॉल के बारे में हमको बहुत डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है, और इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं पेंट। अगर मैं सॉलिड को गैस के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो इसका नाम मैं दूंगा एरोसॉल, और इसका एक एग्जांपल मैं ले सकता हूं स्मोक। अब बात आती है भाई सॉलिड को मैंने सॉलिड के अंदर डिसॉल्व कर लिया, सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर लिया, सॉलिड को गैस के अंदर डिसॉल्व कर दिया। अब अगर मैं डिस्पर्स फेज सॉलिड की जगह पर मैं क्या ले लेता हूं, लिक्विड। तो अगर मैं लिक्विड को सॉलिड के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो मैं इसका एक एग्जांपल क्या बताऊंगा, जेल। जेल का एग्जांपल क्या हो गया, बटर। मतलब बटर क्या है, बटर एक ऐसा हेट्रोजिनस कोलाइडल सॉल्यूशन है, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन एक टाइप ऑफ क्या होता है, हेट्रोजिनस मिक्सचर। और ये बटर जो है इसमें डिस्पर्ज फेज क्या होगा, लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, सॉलिड। अगर मैं बात करूं लिक्विड को अगर मैं सॉलिड में डिसॉल्व करूंगा तो वो फॉर्मेशन करेगा किसका, इमल्शन का। और इस चैप्टर में आपको इमल्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो हम बेसिकली पढ़ेंगे सॉल के बारे में, हम पढ़ेंगे इमल्शन के बारे में, और इमल्शन का एक एग्जाम्पल क्या है, मिल्क। अब अगर हम बात करें लिक्विड को मैंने गैस के अंदर डिसॉल्व किया तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन का हम नाम देंगे एरोसॉल, और एरोसॉल का हम एग्जांपल दे सकते हैं लाइक फॉग और क्लाउड। अगर मैं बात करूं गैस को सॉलिड में डिसॉल्व करने का, मतलब मैंने फिर से डिस्पर्ज फेज के स्टेट ऑफ मैटर को चेंज किया, तो मैंने क्या कर दिया, लिक्विड से गैस कर दिया, और गैस को अगर मैं सॉलिड में मिलाऊंगा तो वो बनाएगा सॉलिड फॉर्म, और सॉलिड फॉर्म का एग्जाम्पल क्या है, फोम, रबर। और अगर मैं गैस को लिक्विड में मिलाता हूं तो बनेगा फोम, जिसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं फ्रोथ एंड सोप लेदर। मतलब जब कभी भी आप पानी में सोप को मिलाइए तो जो झाग बनता है वो क्या होता है, बेसिकली एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, और कोलाइडल सॉल्यूशन में हम डिस्पर्ज फेज क्या कहेंगे, गैस, और डिस्पर्जन मीडियम हम क्या कहेंगे, लिक्विड। अब बात आती है कि भाई मैंने गैस को गैस में क्यों नहीं मिलाया और उससे कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों नहीं बनाया। तो बेसिकली जब बेटा गैस को गैस के अंदर हम मिलाते हैं तो वो कभी भी हेट्रोजिनस सॉल्यूशन नहीं बनाता है, वो हमेशा क्या बनाएगा, होमोजिनस सॉल्यूशन बनाएगा। और अगर होमोजिनस सॉल्यूशन बनाएगा तो वो एक ट्रू सॉल्यूशन होगा, और ट्रू सॉल्यूशन को हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 2 में, जो एक अलग से आपका सॉल्यूशन चैप्टर दे रखा है। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर 8 तरीके के कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए मिला। अब इस पूरे चैप्टर में आपको 2 चीजें बहुत डिटेल में पढ़नी है विद एग्जांपल, ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत डीप में हम जाएंगे। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सॉल, एंड देन आफ्टर हम क्या पढ़ेंगे, इमल्शन। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना। सॉल के बारे में अगर हम लोग डिटेल में पढ़ें तो सॉल इज बेसिकली, अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्यूज करके देखें तो सॉलिड प्लस लिक्विड। अगर हम सॉलिड में से SO ले लें एंड लिक्विड में से L ले लें तो ये एक तरीके का सॉल का फॉर्मेशन
कर सकता है। ये मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि सॉल्ट जो है वो कुछ इस तरीके से बना होगा। अब यहां पर अगर हम सॉलिड देखें तो सॉलिड मींस डिस्पर्स्ड फेज होगा और लिक्विड जो होगा वो डिस्पर्जन मीडियम होगा। ये आपका हो गया डिस्पर्जन मीडियम, और जो सॉलिड हो गया वो क्या होगा, डिस्पर्ज फेज। मतलब जब सॉलिड को एज ए डिस्पर्ज फेज ट्रीट किया जाएगा और लिक्विड को एज ए डिस्पर्जन मीडियम, और हम इन दोनों को मिलाएंगे तो वो क्या बनाएगा, कोलाइडल सोल्यूशन। बट द कंडीशन इज दैट कि जो डिस्पर्ज फेज में आप सॉलिड यूज कर रहे होगे उसका साइज क्या होना चाहिए, इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होना चाहिए। ठीक है, लाइक अगर उसके साइज का मैं ए उसको एज्यूम कर लेता हूं तो उसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करना चाहिए। अगर वो 1 नैनोमीटर से छोटा हुआ तो सॉल्ट नहीं फॉर्मेशन करेगा, तब वो ट्रू सोल्यूशन बना लेगा। और अगर वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो गया तब भी वो सॉल्ट नहीं फॉर्मेशन करेगा, वो क्या बना लेगा, एक सस्पेंशन फॉर्म कर लेगा। तो अगर हमको सॉल्ट बनाना है, मतलब कि कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है, तो उस सॉलिड का जिसको हम डिस्पर्ज फेज की तरह से ट्रीट कर रहे हैं उसका जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। अब बात आती है कि भाई जो हम डिस्पर्ज फेज ले रहे हैं उसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट किसी भी पार्टिकल का साइज हमारे लिए ज़्यादा मैटर अभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, लेट अस अज्यूम दैट कि मेरे पास एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मैं कोलाइडल सोल्यूशन तो बनाना चाहता हूं, पर उस पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से क्या है, बड़ा है। तो अगर उसका साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो मैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके 1000 नैनोमीटर से छोटा कर सकता हूं। जैसे ही वो 1000 नैनोमीटर से छोटा बनेगा उसको मैं लिक्विड में डिसॉल्व करके कोलाइडल सोल्यूशन बना ले सकता हूं। और अगर मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि एक केस में ऐसा है कि उस पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कई सारे पार्टिकल्स को लेंगे और आपस में ज्वाइंट करके वेल्ड करके एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे, और वो जो बड़ा पार्टिकल बनेगा वो 1 नैनोमीटर के साइज से बड़ा होगा। तो हमने भाई या तो जोड़ जोड़ करके या तो तोड़ तोड़ करके उस पार्टिकल के साइज को इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में कहीं ना कहीं पर एडजस्ट कर लिए। तो हमको ये पता चल गया कि भाई सॉल्ट में जो डिस्पर्ज फेज है उसका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में साइज होना चाहिए, और हमारे लिए अभी साइज की बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। मिल जाता है तो सो फॉर सो गुड, और अगर साइज उस पैरामीटर के बीच में नहीं भी मिलता है तो हम तोड़ के या जोड़ के कुछ उसने साइज को प्रिपेयर कर लेंगे। बट व्हाट कि अगर डिस्पर्ज फेज का साइज तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का है, बट अगर हम उसको डिस्पर्जन मीडियम में डाल रहे हैं, मतलब कि लिक्विड में डाल रहे हैं, तो अब हमारे पास दो कंडीशन आती है। या तो वो डिस्पर्ज मीडियम के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब कि कोलाइडल सोल्यूशन बना लेगा, और या तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो भाई बात आती है कि अगर वो डिसॉल्व हो जाता है तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, जो कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा, उस कोलाइडल सोल्यूशन का हम नाम लेंगे लायोफिलिक सॉल्ट। क्या हम लेंगे, लायोफिलिक सॉल्ट, या फिर इसका हम दूसरा नाम देंगे नेचुरल सॉल्ट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि नेचुरल सॉल्ट या लायोफिलिक सॉल्ट क्या है, तो नेचुरल सॉल्ट या लायोफिलिक सॉल्ट वो सॉल्ट है जिसमें डिस्पर्ज फेज क्या है, सॉलिड की तरह से है, और उसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का है, और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो लिक्विड है, उसमें जब मैंने डिस्पर्ज फेज को मिलाया है तो वो डिसॉल्व हो गया है आसानी से, और डिसॉल्व करने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल जो है वो क्या होगा, स्टार्च सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका एक नेचुरल सॉल्ट या लायोफिलिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। बट बात आती है कि अगर डिस्पर्ज फेज का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में तो है, बट जब मैंने इसको लिक्विड के अंदर मिलाया तो ये पूरी तरीके से मिक्सअप नहीं हुआ, और ये क्या करने लगा, धीरे धीरे जाकर के नीचे सेटल होने लगा। तो अगर ये सेटल होने लगेगा तो अब हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और जुगाड़ लगा करके उस 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच वाले पार्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा, वाटर के साथ अच्छे से मिक्सअप करना पड़ेगा, और वो परमानेंटली पूरी तरीके से क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए और वो नीचे सेटल डाउन ना हो। तो इसके लिए हमें कुछ एफर्ट करना पड़ रहा है। इस वजह से जो अब सॉल्ट बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे, आर्टिफिशियल सॉल्ट और मैनमेड सॉल्ट, या हम उसको एक और नाम दे सकते हैं, लायोफोबिक सॉल्ट। वाई लायोफोबिक सॉल्ट? लायोफोबिक सॉल्ट इसलिए क्योंकि जो लिक्विड के साथ वो जो डिस्पर्ज फेज था वो पूरी तरीके से मिक्सअप नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर डिस्पर्ज फेज को डिस्पर्जन मीडियम के साथ कोई फोबिया है, कोई हेटिंग नेचर है, लविंग नेचर नहीं शो कर रहा है।
इसलिए हम उसको लायोफोबिक बोलेंगे, जहां पर फोबिक का मतलब होता है हैविंग फियर एंड लायो मींस लिक्विड। तो लायोफोबिक मतलब मींस फियर विथ लिक्विड। फियर विथ लिक्विड था, तभी वो लिक्विड के साथ पूरी तरीके से मिक्सअप नहीं हुआ और हमने उस सॉल्ट को क्या नाम दे दिया, लायोफोबिक सॉल्ट। और इसको क्योंकि अब लायोफोबिक सॉल्ट को एक कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई इस सॉल्ट को हम मैन मेड सॉल्ट या फिर आर्टिफिशियल सॉल्ट भी बोल सकते हैं। मैन मेड सॉल्ट और आर्टिफिशियल सॉल्ट। ठीक, अब अगर हम बात करेंगे कि भाई आपको क्या कहते हैं, इसका एक एग्जांपल दीजिए, तो एग्जांपल में मैं अभी के लिए क्या दे सकता हूं आपको, गोल्ड सॉल्ट। गोल्ड सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है जो लायोफोबिक की कैटेगरी में लाई करता है। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर के सॉल्ट क्या होता है, लायोफिलिक होता है, लायोफोबिक होता है। क्यों लायोफिलिक होता है, क्यों लायोफोबिक होता है? सॉल्ट बेसिकली बना किससे होता है, तो सॉलिड को हम डिस्पर्ज फेज लेते हैं, लिक्विड को हम डिस्पर्जन मीडियम लेते हैं। आपके मैंने सामने कुल एग्जाम्पल भी दे दिया। अब बात आती है कि भाई जो चीज अपने आप बन गई लाइक लायोफिलिक सॉल्ट, तो उसके बारे में तो हमको बहुत डिटेल में नहीं समझना पड़ेगा, बस प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेंगी और चीजें समझनी पड़ेंगी। बट जो लायोफोबिक है, जिसमें हम कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आखिर एक लायोफोबिक सॉल्ट को बनाया कैसे जाए। तो लायोफोबिक सॉल्ट को बनाना सीखना है, मतलब कि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट सीखना है। बट प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट को हम सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, बाय बाय।